जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले आप सभी को दीपोत्सव अर्थात दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप ऐसे ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ति करे। तो आप अच्छे से अपना त्यौहार मनाइए। आज की वीडियो में हम बहुत कम क्वेश्चन देखेंगे, इसके आगे की वीडियो में देखेंगे। लगभग 20 क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। ये तो बस आज दिवाली थी, इसलिए हमने कहा कि एक वीडियो निकालना जरूरी है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक नेटवर्कों की विशेषता है? तो सामाजिक नेटवर्कों की इसमें से कौन सी विशेषता होगी? प्रायः ऑनलाइन समुदाय कहा जाता है, तो सही है। वे प्रत्यक्ष संवाद में सम्मिलित नहीं होते, ये भी सही है। हो सकता है कि वे स्थानीय और एक स्थान से बद्ध न हो, अर्थात अलग अलग स्थान से हो, ये भी सही है। वे स्वयं में अपनी भाषा, मूल्य, नियम और मानदंड करते हैं, तो ये भी सही है कि वे स्वयं अपना नियम, मूल्य, मानदंड करते हैं। और उसके अलावा वे सदस्यों को आत्मसम्मान की अनुभूति देते हैं, ये भी सही है। कि आज आप हर कोई देखो सोशल मीडिया पे अपना नेम फेम प्राप्ति करना चाहता है, तो यह सामाजिक नेटवर्क समूह में जो है 5 सही हो जाएंगे कि वे प्रायः ऑनलाइन समुदाय कहे जाते हैं। वे प्रत्यक्ष संवाद में शामिल न होकर अप्रत्यक्ष संवाद में शामिल होते हैं। वे स्थानीय भी हो सकते हैं, एक गांव के भी हो सकते हैं, एक नगर के भी हो सकते हैं, एक राज्य के भी हो सकते हैं, एक दूसरे देश के भी हो सकते हैं, हाँ, तो कुछ कहीं के भी हो सकते हैं। उनकी स्वयं की भाषा होती है, जैसे जीएम गुड मॉर्निंग, ये स्वयं की भाषा बना दी है उन्होंने अपने बातचीत करने के लिए। तो इन सब चीज़ों का है। तो यहाँ ABCD चारों सही है, अर्थात हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला है, तो परिवार एवं घनिष्ठ संबंधों पर लिखी गई, अर्थात परिवार के ऊपर लिखी गई जो भी पुस्तकें हैं उनका कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो अ सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली लाइफ, डेबोरा चैम्बर्स, रीथिंकिंग फैमिली प्रैक्टिस, डेविड जे मॉर्गन, फैमिलीज इन टूडेज वर्ल्ड, डेविड चील, और द चेंजिंग एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड। तो यहाँ पूछा है इसका कालक्रम, तो द चेंजिंग एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड सबसे पहले आ जाएगा डी। उसके बाद फैमिली इन टूडेज वर्ल्ड आ जाएगा। उसके बाद रीथिंकिंग फैमिली प्रैक्टिस, डेविड एच मॉर्गन, और ए सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली लाइफ, डेबोरा चैम्बर्स की पुस्तक है। तो ये क्रम है DCB। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा 4 होगा। अगला है, वैश्वीकरण में कौन से जोखिम निर्माण होते हैं? तो वैश्वीकरण से कौन कौन से जोखिम हमें देखने को मिल जाते हैं? तो वैश्वीकरण से सामूहिक विध्वंस के हथियारों का प्रसार होता है, मतलब जैसे आजकल न्यूक्लियर बम हो गया या भी किसी भी तरह के हथियार जो कि बड़ी जनसंख्या को नुकसान पहुंचाते हैं, सामूहिक विध्वंस करते हैं, उनका प्रसार होता है। एक देश दूसरे देश से आदान प्रदान करते हैं, जिसको हम सैन्य व्यापार भी कर सकते हैं। उसके बाद प्रदूषण एक वैश्विक लेवल का जोखिम है, ये आप सभी को पता है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आपदा, आज कहीं की इकोनॉमी की डूबती है तो दूसरे जगह उसका प्रभाव देखने को मिलता है, ये भी है। और आतंकवाद भी एक वैश्विक लेवल समस्या है। तो यहाँ पर भी चारों सही है। यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ABCD हो जाएगा। अगला है, सांस्कृतिक नियतवाद के प्रवक्ता नहीं है। इसमें किन्होंने संस्कृति के बारे में चर्चा नहीं की है? टालर ने किया है,
रोवर ने किया है और लेस्ली वाइट ने किया है, लेकिन मैकाइवर और पेज ने नहीं किया। किसने? मैकाइवर और पेज ने। तो यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा आर्यम मैकाइवर। और देखा जाए सांस्कृतिक नियतवाद के बारे में बात कर रहा है। संस्कृति और सभ्यता के बीच मुख्य अंतर मैकाइवर और पेज करते हैं। तो यहाँ संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन सांस्कृतिक नियतवाद की बात मैकाइवर पेज नहीं करते। अगला है, यहाँ पर भी क्रम लगाना है। तो देखिए मेन टॉपिक है यहाँ पे लैंगिक अध्ययन। लैंगिक अध्ययनों पर लिखी गई पुस्तकों को उनके प्रकाशन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मैस्कुलिनिटीज रेबल नॉरेन की है। द सेक्सुअल बिहेवियर इन द ह्यूमन मेल अल्फ्रेड किंजी की है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी एंथनी गिडिंग्स की है। पैराडॉक्स ऑफ जेंडर जूडिथ लोबर की है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि जो नए थिंकर के नाम आपको दिख रहे हैं वो तो लास्ट में ही आएंगे, और सबसे पुरानी इसमें किंजी ने सर्वप्रथम जेंडर की बात कही है। तो सेक्सुअल बिहेवियर इन द ह्यूमन मेल, तो बी इसमें किसी में नहीं है, तो पहले हम बी को लेंगे, तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी एंथनी गिडिंग्स बात करते हैं। देन पैराडॉक्सेस ऑफ जेंडर जूडिथ लोबर ने किया है। उसके बाद मैक्सुलिनिटीज रेवन कॉर्नेल ने की है। तो चौथे नंबर पे हमारा ए हो जाएगा। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो हमारा ए होगा, बी सी डी ए। अगला प्रश्न है, इस्लामी कानूनों और नियमों में दिए गए शब्दों को पारिभाषिक रूप से मिलान कीजिए जो जायदाद के अधिकारों के विभिन्न रूपों को संदर्भित करते हैं। तो इसमें सबसे जो है हमारा मेहर, हेदया, निकाहनामा और कबीनामा। तो हमने मेहर के बारे में सुना है, निकाहनामा के बारे में सुना है, दो चीज़ें तो हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन हेदया और कबीनामा के बारे में नहीं जाना था। उन्हीं से हम देखने का प्रयास करेंगे। देखिए निकाहनामा का जो हो जाएगा वह औरतों को निकाह के अनुबंध में शर्तें लगाने का अधिकार होता है। तो यहाँ हो जाएगा सी का 1। उसके बाद मेहर है, तो सी का 1 हमें केवल एक ऑप्शन में दिख रहा है, तो पहला हो जाएगा। मेहर हमारा हो जाएगा औरतों के प्रति सम्मान का सूचक जो निगाह के अनुबंध का अभिन्न अंग होता है। तो मेहर क्या होता है हमारा, एक वादा किया जाता है निगाह के समय कि अगर हम ये संपत्ति इनको दे रहे हैं, समझ एक तरह से, या जब भी तलाक होगा तो हम इन्हें इतना अदायगी करेंगे। तो वह मेहर हो गया हमारा कि औरत के प्रति सम्मान सूचक जो निकाह के अनुबंध का एक अनिवार्य भाग होता है। हेदया है औरत के पास साथ न रहने का अधिकार। यदि शौहर तत्काल भुगतान नहीं करता है तब उसको हेदया कहते हैं। कबीननामा, तो कबीननामा क्या है, तो औरत उनकी व्यक्तिगत संपत्ति और शौहर की आय के संबंध में निगाह पूर्व समझौता करती है, उसको कबीननामा कहा जाता है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक संपत्ति सीपीआर के विषय में सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है वे संसाधन जो गांव के समस्त समुदाय की पहुंच में होते हैं, तो सार्वजनिक है, सही है। इन संसाधनों पर कुछ विशिष्ट लोगों के संपत्ति का अधिकार होता है, तो ये गलत है। इस प्रकार के संसाधनों में कुछ उदाहरण जैसे ग्रामीण चारागाह जहाँ सभी लोग चारागाह करते हैं, अपशिष्ट क्षेपण स्थान जहाँ सभी अपना कूड़ा कचरा फेंकते हैं, सामुदायिक वन्य क्षेत्र
ग्रामीण तालाब, पोखरे, नदी और नदियाएँ, तो ये भी सही है कि ये सब सार्वजनिक स्थल के उदाहरण हैं। चौथा है स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सार्वजनिक संपत्ति का संसाधन घट रहे हैं, तो ये भी कथन हमारी सार्वजनिक संपत्ति के विषय में सत्य है। तो यहाँ राइट आंसर पूछा कौन सा नहीं है, तो हमारा सेकंड हो जाएगा। इन संसाधनों पर कुछ लोगों का विशिष्ट संपत्ति अधिकार होता है। अगला है वाम दक्षिण पार्टी विभाजन। पूंजीवाद समाज में वर्ग विभाजन को प्रतिबिंबित करता है। टीबी बाटोमोर निम्नलिखित में से किन तर्कों के आधार पर इनकी आलोचना करते हैं? तो किन तर्कों पे इनकी आलोचना करते हैं? टीबी बाटोमोर किसका? वाम दक्षिण पार्टी विभाजन। तो ये पार्टियां विभिन्न रुचियों को विशिष्ट समूहों का गठबंधन होती हैं, मतलब अलग अलग रुचि होती है और आपस में मिलके बनाई जाती हैं। जैसे इस समय देखेंगे तो कई पार्टियां मिलकर बीजेपी सरकार अपना बनाती हैं, और लेकिन सबका रुचि अपना अपना रहता है। उसके बाद ये गठबंधन अस्थाई होते हैं? तो बिल्कुल नहीं। जो भी पार्टियां मिलती हैं वो हमेशा के लिए तो नहीं मिलती हैं। जब उनके हित वहाँ पूर्ति नहीं होते तो वो अपना विखंडन कर लेती हैं। अर्थात एक गठबंधन जो है वाम दक्षिण पार्टी विभाजन का, वो अस्थाई होता है। इसके अलावा राजनैतिक पार्टियां उनके वर्ग के आधार पर अपेक्षाकृत रूप से स्वायत्त होती हैं, तो ये सही है। और प्रायः एक पार्टी के लिए स्थानीय वर्ग समर्थन होता है और किसी सरकार की राज्य स्तर पर उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की क्षमता के बीच एक अंतराल होता है। तो हर राज्य की एक विशिष्ट पार्टी होती है जो जहां उसका महत्व अधिक होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश समाजवादी पार्टी का महत्व ज़्यादा है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी का महत्व ज़्यादा है। वहीं आप देखेंगे तो बिहार में लालू जी की पार्टी का महत्व ज़्यादा है। लेकिन होता क्या है, केंद्रीय स्तर पे सब लोगों ने क्या है, अपना एक इंडिया गठबंधन अलायंस बनाया है, तो उसकी के बारे में दिया है। तो ये भी कथन जो है सही है कि राज्य में उनकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं। तो यहाँ ए, सी और डी हमारा सही हो जाएगा कि टीबी बाटोमोर ने वाम दक्षिण पार्टी विभाजन पूंजीवाद वर्ग में प्रतिबिंबित करते हैं, क्यों? उनकी अलग अलग विशिष्ट रुचियों का गठबंधन होता है। वे गठबंधन अस्थाई नहीं होते, अस्थाई होते हैं, इसलिए दूसरा गलत है। राजनीतिक पार्टियां का वर्ग आधार पर अपेक्षाकृत स्वतंत्र होती हैं कि, और उसके बाद स्थानीय वर्ग समर्थन उनका अलग अलग होता है। अब देखिए सबसे बेढंगा प्रश्न यही दिया गया था, क्योंकि यह पूरी तरह से पॉलिटिकल साइंस से प्रश्न उठा के दे दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं। रामेश्वर बनाम राजस्थान राज्य की जो हो रही है केस, रामेश्वर बनाम राजस्थान राज्य सरकार 1952 का केस, इसका हो जाएगा थर्ड। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिया गया कि बलात्कार के मामले में समर्थक साक्ष्य की आवश्यकता को विवेक की कसौटी के तौर पे माना जाएगा। उसके बाद रफीक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1980 का जो केस है, ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया कि बलात्कार के पीड़ित की गवाही को तब तक नहीं अस्वीकृत किया जाएगा, मतलब टाला नहीं जाना चाहिए जब तक कि उसकी सत्यता के विरुद्ध दृढ़ उपशामक साक्ष्य न हो। तो तब तक अस्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि विरोधी पार्टी ये साबित न कर दे कि बलात्कार का मामला जो है झूठा है। ये हमारा रफीक बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया। हरपाल सिंह बनाम एवं अन्य और एक अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार, इसमें 4 हो जाएगा।
कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि बलात्कार के मुकदमे में यह तर्क कि एक स्त्री यौन संभोग की आदी है यह निरर्थक है। कि कोई यह कह दे कि स्त्री यौन संबंध की आदी होती है इसलिए उसका बलात्कार किया गया, तो यह एक गलत धारणा है। अगला है भारवाड़ा भोगी भाई हीरजी भाई बनाम गुजरात सरकार। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि स्त्री की गवाही के समर्थक में साक्ष्य अनिवार्य नहीं होंगे, अर्थात जो स्त्री कहेगी वही सत्य माना जाएगा, उसके लिए अन्य साक्ष्य जरूरी नहीं होंगे। तो यहाँ पे एज रही है, एक बार फिर से देख लेते हैं। रामेश्वर बनाम राज्य राजस्थान राज्य। तो यहाँ पे विवेक की कसौटी पर बलात्कार के मामले में साक्ष्य की आवश्यकता को विवेक की कसौटी के तौर पर माना जाएगा, यह सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया। रफीक बनाम उत्तर प्रदेश। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर किसी बलात्कार पीड़ित की गवाही को तब तक अस्वीकृति मतलब उसने जो गवाही दिया उसे झुठलाया नहीं जाएगा जब तक कि उसकी सत्यता के विरुद्ध मतलब उसके विरोध में कोई ठोस सबूत या गवाह प्रस्तुत नहीं होता है। ये हो गया उत्तर प्रदेश बनाम रफीक से। उसके बाद हरपाल सिंह एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अगर केवल कोई व्यक्ति कहकर कि स्त्रियां संभोग की आदी होती हैं इस कारण उनका बलात्कार होता है तो यह निरर्थक कथन है। अगला है भारवाड़ा भोगीबाई हिरजी भाई बनाम गुजरात सरकार। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि स्त्री की जो गवाही होगी या समर्थक साक्ष्य होगा वह स्त्री की गवाही सत्य मानी जाएगी, समर्थक साक्ष्य अनिवार्य नहीं होगा। तो ये सही है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा 4 हो जाएगा। अगला है R.K. मुखर्जी के अनुसार भारतीय संस्कृति के विभिन्न धार्मिक ग्रंथ भली भांति समृद्ध हैं। वह इस पर बल देते हैं कि विविधता की सहिष्णुता की आत्मा किस में प्रतिबिंबित होती है। तो R.K. मुखर्जी के अनुसार भारतीय संस्कृति के जो विभिन्न धार्मिक ग्रंथ हैं वह एक दूसरे में सम्मिश्रित हैं, लेकिन वे इस बात पर बल देते हैं कि विविधता की सहिष्णुता की आत्मा किस ग्रंथ में सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। तो वह किसमें दिखाई देती है? धर्म शास्त्र में। यार राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। कौन सा? धर्म शास्त्र। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि पटाखों का शोर बहुत ज़्यादा है। आगे से हम इसको सीरीज पूरा करेंगे, उसके बाद ज़्यादातर हम क्रोनोलॉजी वाली जो है वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। बाकी हर चीज़ की वीडियो पड़ी हुई है, आप ज़रूर से देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।